हे हाय फ्रेंड्स। आज दो न्यूज़ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, तो ऐसा लगा कि यार इस पे डेफिनेटली एक डिस्कशन होना चाहिए कि ओवरऑल बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न अभी चल रहा है। पहली न्यूज़ जो है वो आईटी सेक्टर के बारे में है, और दूसरी जो है वो इंडिया के मैक्रो सिचुएशन के बारे में है कि क्या क्या हो सकता है। मतलब उसके बारे में थोड़ा सा हम आज डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सो पहली जो रिपोर्ट है ना दोस्तों, जो मतलब स्टॉक मार्केट न्यूज़ है। वैसे सुबह हम कवर करते हैं, बट ये मुझे ऐसे लगा कि यार बहुत ज़्यादा डिस्कशंस चल रहे हैं, ट्रेंडिंग काइंड ऑफ टॉपिक है ये। तो एक न्यूज़ आई थी इकोनॉमिक टाइम्स में कि 19 लाख करोड़ रुपए वाइप आउट हो गए फ्रॉम इंडियन आईटी सेक्टर। सो टीसीएस हो या फिर इंफोसिस जैसी कंपनीज हो, 50% से डाउन है अपने पीक से। मतलब उनके ऑल टाइम हाई लेवल से ये 50% डाउन है, मतलब 50% वाइप आउट हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ये कोई जस्ट एक आईटी सेक्टर करेक्शन काइंड ऑफ थिंग नहीं है, ये मतलब देर इज मोर देन दैट। सो बिकॉज ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड रिस्पेक्टेड कंपनीज हमने देखी है इंडियन मार्केट्स की, इंडियन इकोनॉमी की। और अब ये सारी जो कंपनीज है, जितना मतलब इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, ये इतना सारा वेल्थ क्रिएट किया था, ये डिसरप्ट हो सकती है। दे आर नॉट इम्यून टू डिसरप्शन। ये यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंडियन आईटी सेक्टर ने ना मैसिव वेल्थ क्रिएट की है शेयर होल्डर्स के लिए, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। कैसे की है वो? एक तो ग्लोबल आउटसोर्सिंग से की है, लेबर कॉस्ट एडवांटेज वाज वन ऑफ द फैक्टर, स्ट्रॉन्ग यूएस टेक स्पेंडिंग। सो यूएस कंपनीज की जो स्पेंडिंग थी, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज्यादा थी। अभी भी वैसे है, ऐसा नहीं है कि एकदम कम हो गई है, बट इसको चैलेंज किया जा सकता है, ऐसा लग रहा है सबको। देन इस सेक्टर ने हाई रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाया है, कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग रहे हैं इंडियन आईटी सेक्टर के, और कंसिस्टेंट डिविडेंड पेयर्स रहे हैं ये। सो बट अभी एक डिफरेंट रियलिटी यहाँ पे फेस हो रही है इंडियन आईटी सेक्टर को। तो ऐसा क्या चेंज हो गया है? तो पहला, तो एक तो यूएस स्लो डाउन रिस्क लग रही है। 3 रेट हाइक्स हो सकती है ये कैलेंडर ईयर में, ऐसा प्रेडिक्शन आ रहा है। सितंबर में मंथ में पहली रेट हाइक हो सकती है, और एक बार अगर रेट हाइक वाला ट्रेंड ले लिया फेडरल रिजर्व ने, तो देन इट कैन कंटिन्यू। और अगर रेट हाइक होगी, यूएस स्लो डाउन वगैरह अगर होता है, तो डेफिनेटली डिस्क्रिशनरी टैक्स स्पेंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगी, एंड विच इज गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव फॉर इंडियन आईटी सेक्टर। देन जनरेटिव एआई, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है इंडियन आईटी सेक्टर के सामने आया है, क्योंकि ट्रेडिशनल लेबर आर्बिट्राज मॉडल जो रन करते थे ये आईटी कंपनीज, वो कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से चैलेंज होगा अभी। सो दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट। प्लस अगर ये चैलेंज होता है, तो ऑब्वियसली प्राइसिंग पावर जो है वो अंडर प्रेशर आ जाएगी इन कंपनीज की। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। ग्रोथ विजिबिलिटी जो है वो भी यहाँ पे वीकन हो रही है। एक तो स्लो डाउन रिस्क, एंड प्लस जो जनरेटिव एआई डिसरप्ट कर रहा है इनके रेवेन्यू मॉडल्स को। सो जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स अर्लियर वो एंजॉय करते थे, वो कहीं ना कहीं रीसेट हो सकते हैं, फिर से एक बार रीसेट हो सकते हैं। एंड दैट इज वाई टीसीएस हो, इंफोसिस हो, विप्रो हो, एल एन टी माइंट्री हो, एच सी एल टेक हो, ये सारे के सारे नाम यहाँ पे करेक्ट हुए हैं। ठीक है। अब एक चीज हमने समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, 50% का फॉल इट डजेंट मीन दैट कि ऑटोमेटिकली यार ये स्टॉक्स जो है वो चीप हो गए। तो ये जो मतलब चीपनेस है, ये फ्यूचर अर्निंग्स पे डिपेंड करता है, जस्ट प्राइसेस पे नहीं रहेगा ये। तो इसीलिए की क्वेश्चन ये नहीं होगा कि कितना गिर गया, कि रियल क्वेश्चन ये होगा कि कैन दिस बिजनेस ग्रो प्रॉफिटेबली इन दिस एआई ईरा। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडियन आईटी कंपनीज की जो बैलेंस शीट है, जो कैश फ्लोज है, जो ग्लोबल रिलेशनशिप्स है, वो अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये एकदम से ऐसे चेंज नहीं होगा। बट अब ये देखना होगा कि नेक्स्ट फेज जो है वो उन्हीं कंपनीज को रिवॉर्ड करेगा जो सक्सेसफुली मूव करेंगी फ्रॉम पीपल लेड सर्विसेज टू एआई लेड सर्विसेज। तो एआई का कितना यूसेज होके एफिशिएंसी कितने लेवल पे वो बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कॉस्ट आर्बिट्राज से इनको मूव होना पड़ेगा टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी आर्बिट्राज। तो मतलब अगेन एफिशिएंसी वाला ही एंगल यहां पे भी आ गया। एंड हेडकाउंट ग्रोथ से ज्यादा आउटकम बेस्ड ग्रोथ कितना होता है। तो आप समझ रहे हो, हर एक चीज का एक ही सॉल्यूशन होगा
कि आप कितने एफिशिएंटली और ज्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हो. So that is going to be a key challenge, and that's why for investors, वो इन्वेस्टर्स ने दोनों एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना चाहिए. जैसे कि पैनिक सेल करके मतलब क्वालिटी बिजनेसेस को पैनिक सेल करना, ये भी अवॉइड करना चाहिए. बट एवरेजिंग, जो एग्रेसिवली एवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, कि भाई 50% गिर गया तो एवरेज कर लेते, तो ये भी अवॉइड करना चाहिए. तो फोकस हमेशा इसी पे रहना चाहिए कि बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ कैसी है, ये जो आईटी कंपनीज है इनके पास नए डील विंस कितने आ रहे हैं, मार्जिन का रेजिलियंस कितना है. तो मार्जिन को देखना बहुत जरूरी है कि मार्जिन सही में इंपैक्ट हो रहे हैं क्या, नीचे जा रहे हैं क्या, ये देखना भी उतना ही आपने इंपॉर्टेंट है. ऑपरेटिंग मार्जिन्स, एआई की कैपेबिलिटी कैसी है कंपनी की, उस पे वो कैसे खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, फ्री कैश फ्लोज कंपनी के कैसे रहेंगे, डिविडेंड यील्ड कैसा रहेगा, मनी, और सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या कैसे रहेगी. आज हमने देखा केपीआईटी की मैनेजमेंट की कमेंट्री खराब आई, एंड देन स्टॉक को पीटा गया मार्केट पे. तो ये समझना बहुत जरूरी है. एक चीज समझिए कि इंडिया की जो आईटी स्टोरी है ना, ये ओवर नहीं है, ये खत्म नहीं हुई है, दैट्स फॉर श्योर. बट जो ओल्ड वैल्यूएशन स्टोरी है ना, वो फिर से एक बार रीराइट होगी. तो ये समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है. In markets, disruption first looks like fear, okay, but later हमें ये समझ में आता है कि लीडर से सर्वाइवर्स अलग हो जाते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें सर्वाइव करना और उसमें थ्राइव करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन आईटी कंपनीज को. तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज जो हम डिस्कस करना चाहते हैं. अब सेकंड न्यूज जो है, वो हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की, मैक्रो इकोनॉमी की. ओके, सो जिसमें एक महीने पहले तक सबसे बड़ा हेडेक हमारे लिए था क्रूड ऑयल. अभी आज जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, $71 पर बैरल क्रूड ऑयल, ब्रेंड क्रूड ऑयल की प्राइसेस अभी चल रहे हैं. तो एक जो बहुत बड़ा वरी था हमारा, कहीं ना कहीं इट हैज सबसाइडेड, दिस कंसर्न हैज सबसाइडेड. मतलब हमें ऐसा लग रहा था एक एक महीने पहले कि इन्फ्लेशन का क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, रुपया और कितना डिप्रिशिएट होगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ जाके रुकेगा, वी डू नॉट नो, एंड गवर्नमेंट के फाइनेंसेस जो है उस पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था. बट सडनली, मतलब क्रूड ऑयल का कूल डाउन होना, ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट करके चला गया है. बिकॉज लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है, वो हमें बहुत सारे वे से हेल्प करते हैं. जैसे कि दे रिड्यूस इंपोर्ट प्रेशर, इन्फ्लेशन वरीज भी वो ईज आउट कर देते हैं, कॉरपोरेट मार्जिन्स वो इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं, आरबीआई के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल हो जाती है, एंड ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होने की वजह से रुपी पे जो है वो प्रेशर कम हो जाएगा. तो यहाँ हमें लग रहा था कि भाई ये ऑयल से एक अच्छा रिलीफ आ रहा है, वहां पे सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है, वो है मॉनसून, अनइवन मॉनसून. कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश, कहीं पे बारिश ही नहीं, या फिर इरेटिक ये चीज है कि एक बार इतनी हो जाएगी, उसके बाद लंबे समय के लिए होगा ही नहीं फॉर इन दैट पर्टिकुलर रीजन. तो दिस इज सुपर एल नीनो. पहले हमने एल नीनो देखे थे, इस बार ऐसा माना जा रहा है दिस इज अ सुपर एल नीनो. एक मतलब जैसे महाराष्ट्र में जहाँ पे बारिश हमेशा कम होती थी, वहां पे एक दो दिनों में ऐसी बारिश हुई है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है, सारे नंबर्स एवरेज आउट वो गलत गलत हो रहे हैं. ये बहुत जरूरी है. तो मॉनसून इज द बिगेस्ट रिस्क करंटली. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मॉनसून वीक रहता है या फिर अनइवन रहता है ना, तो फिर वो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए. एक तो फूड प्राइसेस जो है वो राइज हो सकते हैं, इसी इसकी वजह से रूरल डिमांड जो है ना वो अफेक्ट हो सकती है. स्पेसिफिकली रूरल डिमांड अगर अफेक्ट होगी तो सेक्टर्स लाइक एफएमसीजी, सेक्टर्स लाइक ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर्स, एग्री लिंक्ड बिजनेसेस, ये बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे फील कर सकते हैं. ये अभी की सिचुएशन ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. जहां ऑयल ने हमें कंफर्ट दे दिया है, बट मॉनसून जो है ना, ये डिसाइड करेगा कि ये कंफर्ट कितना ड्यूरेबल है. सो इन्वेस्टर्स के लिए तो लेसन इस सिंपल है कि मैक्रो डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. एक रिस्क जहां चली जाती है, ऐसा लगता है वहां पे दूसरी रिस्क हमारे सामने सर निकालती है. एंड दैट इज वाई ये हेडलाइन बेस्ड इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. वी विल हैव टू वॉच द फुल पिक्चर कि क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे रहेंगे, रेनफॉल कैसे रहेगा, इन्फ्लेशन के नंबर्स कैसे रहेंगे, आरबीआई पॉलिसी कैसे रहेगी, रूरल डिमांड कैसे रहेगी, कॉर्पोरेट मार्जिन्स कैसे रहेंगे, स्पेसिफिकली दोज इन्वेस्टर्स हु आर डायरेक्टली डीलिंग इन स्टॉक्स.
अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग मोड से चल रहे हो, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, होराइजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, एसआईपीज के थ्रू रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपकी चल रही है, तो वहां पे ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप आपका पोर्टफोलियो डायनामिकली मैनेज कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, वहां पे ये सारी चीजें मैटर कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया, देयर इज नो डाउट इंडिया इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, एंड वो स्टोरी काफी ज्यादा स्ट्रांग अभी भी चल रही है। बट इन द शॉर्टर ड्यूरेशन, मार्केट्स आर गोइंग टू वॉच इट वेरी क्लोजली कि भाई लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर रहते हैं और उसके बाद मॉनसून अगर अच्छा आता है, ये कॉम्बिनेशन अगर हमें मिल जाएगा ना, तो ये काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है इंडिया के लिए। सो लेट्स सी क्या होता है आने वाले समय में। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं ना, तो हमारी वेबसाइट इन्वेस्टरत्न.इन को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर हो, तो रिन्यू ये प्रोमो कोड यूज कीजिएगा, काफी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल जाएंगे। वी हैव रिसेंटली लॉन्च ग्लोबल मॉडल पोर्टफोलियो ऑल्सो, उसका भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।